Hello everyone, welcome to MedMade Easy and today we'll study about Guillain-Barré syndrome. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इसको हम GBS भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको डिस्कवर किया था जॉर्ज गुलियन एंड अलेक्जेंड्री बेरी. अब जब इन्होंने इसको डिस्कवर किया तो उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स पाई, और वो फाइंडिंग्स क्या है कि ये एक प्रोग्रेसिव वीकनेस है. ठीक है, कि इसमें पेशेंट में क्या होता है, प्रोग्रेसिव वीकनेस है. वीकनेस बढ़ती रहती है. एरिफ्लेक्सिया, रिफ्लेक्सेस क्या हो जाते हैं, या तो बहुत कम हो जाते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं. डीप टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाते हैं. और CSF में उन्होंने एक क्लासिकल फाइंडिंग पाई थी, और वो है एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन. अब एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन का क्या मतलब है कि CSF में सेल नंबर्स तो नॉर्मल हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ता है, प्रोटीन बढ़ जाता है. किस वजह से? इन्फ्लेमेशन की वजह से. ठीक है, इन्होंने क्या फाइंडिंग्स पाई कि ये एक प्रोग्रेसिव वीकनेस है, मतलब वीकनेस धीरे धीरे बढ़ती जाती है पेशेंट में. डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं. और CSF कैसा मिलता है, एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन, मतलब ऐसा CSF जिसमें बाकी सेल नंबर्स तो हमारे पास नॉर्मल हैं, बाकी चीज़ें हमारे पास सब नॉर्मल है, बस जो प्रोटीन है वो इसमें बढ़ता जाता है. और वो किस वजह से बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से. ठीक है, तो अगर हम देखें गुलियन-बैरी सिंड्रोम क्या है. गुलियन-बैरी सिंड्रोम है एक एक्यूट मतलब सडन ऑनसेट है, जल्दी ऑनसेट होती है इसकी. एक्यूट इन्फ्लेमेशन acute inflammation, demyelination, polyradiculoneuropathy with progressive ascending weakness. ठीक है, गुलियन-बैरी सिंड्रोम क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेशन पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी विद प्रोग्रेसिव असेंडिंग वीकनेस. अब हम इसको समझते हैं क्या है. एक्यूट मतलब सडन इन ऑनसेट है. ठीक है, अभी थोड़े टाइम पहले ही हुआ है. क्रॉनिक मतलब होता है कि लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है. ठीक है, इन्फ्लेमेशन मतलब इन्फ्लेमेशन हो रही है. डीमाइलिनेशन होती है हमारी PNS की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की. गुलियन-बैरी सिंड्रोम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक डिजीज़ है. ठीक है, जो PNS है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ है, उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है. क्यों हो रहा है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है. पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी, पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी का मतलब है जो हमारी नर्व एंडिंग्स हैं या जो नर्व रूट्स हैं वो क्या हो रही है, डैमेज. उसको हम बोलते हैं पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी, जिस वजह से क्या हो रही है, वीकनेस हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, पैरेस्थीसिया हो रहा है. ठीक है, ये सब क्या है, कलेक्टिवली इसको बोलते हैं पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी. डैमेज की वजह से क्या हो गया है, हमारा कंडक्शन स्लो हो गया है, नंबनेस, पैरेस्थीसिया. ठीक है, ये सारे हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या है, प्रोग्रेसिव और असेंडिंग वीकनेस है. प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है, वीकनेस जो है वो धीरे धीरे और इंक्रीज हो रही है. असेंडिंग मतलब हमारी लेग्स से हमारी अपर बॉडी की तरफ मूव करती है. ठीक है, GBS कहाँ से कहाँ मूव करता है, लेग्स से अपर बॉडी. इसको बोलते हैं असेंडिंग मूवमेंट. ठीक है, लेग्स से अपर बॉडी की तरफ मूव कर रहा है. ये है हमारा गुलियन-बैरी सिंड्रोम. अब हम देखते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या हो सकते हैं. देखिए, वैसे तो जो हमारा GBS है, हम कोई एक स्पेसिफिक एजेंट को नहीं बोलते कि हाँ इसकी वजह से GBS हुआ है, लेकिन बहुत पेशेंट्स में नोटिस किया गया है कि GBS होने से पहले उनको कुछ इन्फेक्शन होता है. ठीक है, अब वो इन्फेक्शन कुछ टेक्निकल एरर हो गया था. हाँ, तो हम देख रहे थे कि EBS होने से पहले पेशेंट्स में देखा गया है कि उनमें कुछ तो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें हमें कॉज नहीं पता चलता. ठीक है, इडियोपैथिक कॉज है. लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें GBS होने से पहले हमें कुछ पैथोजेंस मिले हैं, हमें वायरस, बैक्टीरिया, ये सब कुछ हमें ऐसा स्ट्रेन्स मिले हैं. तो वो देखते हैं वो कौन से कॉमनली हमें कौन कौन से मिलते हैं. अगर हम बैक्टीरियल की बात करें
तो उसमें हमारे पास है कैम्पाइलोबैक्टर ज्यूजिनी, ये मोस्ट कॉमनली हमें मिलता है जिन भी पेशेंट को जीबीएस है। वायरल, वैक्सीन और बैक्टीरियल कॉज में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, ये बैक्टीरियल वाला कैम्पाइलोबैक्टर ज्यूजिनी। नेक्स्ट वायरल की बात करें तो वायरल में हमारे पास बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, इसको EBV भी बोलते हैं, साइटोमेगालो वायरस, CMV, कोविड-19 वायरस, जीका वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। और अगर वैक्सीन की बात करें तो इसमें हमें वैक्सीन कौन कौन सी, जैसे इन्फ्लुएंजा और रेबीज़, ये दोनों वैक्सीन के बाद भी देखा गया है कि पेशेंट को जीबीएस हो जाता है, बट बहुत रेयर है ये, ठीक है, रेयरली देखने को मिलता है कि वैक्सीन के बाद जीबीएस हो। और जीबीएस का जो हम देखते हैं कि कितने पॉपुलेशन में कितने लोगों को हो सकता है, तो ये बहुत कम है, 1 to 2 पर 1 लाख पॉपुलेशन। इसका प्रिवेलेंस बहुत कम है, 1 लाख लोगों में 1 या 2 लोगों को ही जीबीएस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बॉडी में जब जीबीएस होता है तो बॉडी में क्या होता है, ठीक है, लेट्स सी। देखो, जो जीबीएस है उसमें बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारी बॉडी में जो पैथोजन है, जो माइक्रोबियल एजेंट है, उसका जो एंटीजन है वो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ है उसके जैसा दिखता है। इसीलिए हमारी एंटीबॉडी को क्या लगता है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाला एंटीजन है वो भी माइक्रोबियल एंटीजन है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। इस वजह से हमारी एंटीबॉडीज़ हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी अटैक करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे समझते हैं जैसे कि एंटीबॉडी पुलिस है और बहुत सारे चोर हैं, ठीक है, वो हमारे माइक्रोबियल एजेंट है। अब जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें जो नर्व्स हैं, माइलिन शीथ है, वो भी उन चोरों की तरह दिखती है। तो हमारी जो पुलिस, जो एंटीबॉडी है, उसको क्या लगता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ जो चोरों की तरह दिख रही है वो भी चोर है, और वो उसको मारने लगती है। हमारी बॉडी को पता ही नहीं है कि वो अपना ही नुकसान कर रही है, ठीक है। तो यही इसमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, माइक्रोबियल एंटीजन मिमिक्स PNS, स्पेशली माइलिन शीथ एंटीजन, जिससे क्या होता है, एंटीबॉडी अटैक PNS माइलिन शीथ, मतलब ड्यू टू दिस मिमिक्री, और इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मिमिक्री, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है हमारी माइलिन शीथ का जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है वो माइक्रोबियल के मॉलिक्यूल जैसा दिखता है। तो उस वजह से हमारी एंटीबॉडी कंफ्यूज होके हमारे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक करने लगती है। क्यों? क्योंकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो एंटीजन है वो उस माइक्रोब के एंटीजन जैसे दिखते हैं। तो हमारी एंटीबॉडी कंफ्यूज हो जाती है और PNS में माइलिन शीथ को क्या करती है, अटैक करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं गुलियन बैरी के टाइप्स, तो इसमें सबसे पहला है हमारे पास AIDP, ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन है यूरोप में और इंडिया में, इंडिया और यूरोप में ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है, ठीक है। और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, असेंडिंग वीकनेस देखने को मिलती है। इसमें मेजरली सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होती है। सेंसरी इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि मोटर फंक्शन फिर भी थोड़े बहुत कम अफेक्टेड होते हैं, सेंसरी फंक्शन ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। असेंडिंग वीकनेस देखने को मिलती है, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होती है। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं और बहुत कम, ठीक है। हाइपोरिफ्लेक्सिया भी हो सकता है या एरिफ्लेक्सिया भी हो सकता है, कि रिफ्लेक्सेस या तो बहुत माइल्ड आ रहे हैं या फिर एब्सेंट हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम टाइप देखें, सेकेंड है अमन, नेक्स्ट है AMAN अमन, एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोटर इन्वॉल्वमेंट है और सेम वही, ये भी प्रोग्रेसिव वीकनेस है। ठीक है, थर्ड अगर हम देखते हैं AMSAN, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सीधा क्या है, मोटर और सेंसरी दोनों आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, मोटर प्लस सेंसरी इन्वॉल्वमेंट। इसका प्रोग्नोसिस इट इज़ वेरी पुअर, ऐसे पेशेंट बहुत कम रिकवर करते हैं। ठीक है, अमन में क्या है, एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी। मोटर मतलब मोटर इन्वॉल्वमेंट है, जो भी हमारे मोटर न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो सेंसरी फिर भी ठीक चल रहे हैं। एक्सोनल मतलब जो एक्सॉन है वो भी डैमेज हो रहा है। ठीक है, इसमें भी यही है, मोटर भी डैमेज हो रहा है, सेंसरी न्यूरॉन भी डैमेज हो रहे हैं और एक्सॉन भी डैमेज हो रहा है। इसका फुल फॉर्म है एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी। मोटर न्यूरॉन भी इन्वॉल्व हैं, वो भी डैमेज हो रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन भी डैमेज हो रहे हैं और एक्सॉन भी डैमेज हो रहा है। ठीक है, और फोर्थ अगर हम देखें तो फोर्थ थोड़ा डिफरेंट है, मिलर फिशर सिंड्रोम। फोर्थ हमारे पास क्या है, मिलर फिशर सिंड्रोम। इसमें हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग देखने को मिलती है, OAA। ठीक है, ऑप्थेल्मोप्लेगिया, A for ataxia and A for एरिफ्लेक्सिया। ऑप्थेल्मोप्लेगिया का मतलब क्या है कि जो भी मसल हमारी आई को, आईलिड्स को, आईबॉल को मूव करवाती है उसमें वीकनेस देखने को मिलती है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, टोसिस यानी कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, बार बार हमारी पलकें जो वो नीचे आती रहती है, डिप्लोपिया हो सकता है, डबल विजन हो सकता है। ठीक है, और आईबॉल थोड़ी सी बाहर प्रोट्रूड हो सकती है। ये सब किसकी वजह से है, ऑप्थेल्मोप्लेगिया। मतलब जो भी हमारी आई के अराउंड जो भी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको जो भी सप्लाई कर रही है नर्व, उसकी वीकनेस हो जाएगी, उसमें डैमेज होगा, जिस वजह से मसल की वीकनेस हो जाएगी और क्या होगा, हमारा जो कंट्रोल है आई मूवमेंट के ऊपर वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा। नेक्स्ट एटेक्सिया। एटेक्सिया का मतलब होता है जो हम वॉलंटरी मूवमेंट करते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन से मूव करते हैं। जैसे अगर मेरा हाथ जिस भी तरह से मूव कर रहा है, वो कुछ सिग्नल्स है मेरे ब्रेन से जो कि मेरी नर्व्स तक आ रहे हैं, न्यूरॉन्स तक आ रहे हैं और वो एक वॉलंटरी तरीके से मूव कर रहे हैं। मैं जिस तरह चाह रही हूँ, जैसे मैं मूव करना चाह रही हूँ उस तरीके से मैं ये पेन ग्रैब कर रही हूँ, तो एक कोऑर्डिनेशन है मेरी ये सब फिंगर्स के बीच में कि मैं इसे ऐसे पकड़ूँ। तो वो एक जो कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन चला जाता है वॉलंटरी मूवमेंट में से, उसको बोलते हैं एटेक्सिया। और ए रिफ्लेक्सिया मतलब जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं वो क्या हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं। इसमें क्या है, दिस इज टोटल एब्सेंट ऑफ द डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें देखने को मिलती है किसमें, मिलर फिशर सिंड्रोम में। ये इसका एक सिग्निफिकेंट ट्रायड है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स क्या देखने को मिलती है पेशेंट में, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो अभी तक हमने पढ़ा है वही है कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या होंगे, एब्सेंट या वीक। ठीक है, असेंडिंग वीकनेस, प्रोग्रेसिव भी होती है। ठीक है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। नेक्स्ट अगर हम देखें एटेक्सिया, डीमाइलिनेशन, और ये सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि अगर जितना एक पैर में वीकनेस है उतना ही दूसरे पैर में भी वीकनेस होगा। ऐसा नहीं है एक पैर में ज़्यादा एक पैर में कम है। जीबीएस में सिमेट्रिकल मूव करता है वीकनेस, जितना लेफ्ट पैर में है उतना ही राइट पैर में, और उसी स्पीड से वो ऊपर आता है, और उसी तरह जितना राइट हैंड में है उतना लेफ्ट हैंड में होगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल वीकनेस देखने को मिलती है। एटेक्सिया वही जो हमारी वॉलंटरी मसल है उसका कोऑर्डिनेशन चला जाता है। असेंडिंग वीकनेस है, नीचे से ऊपर की तरफ होती है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या हो जाते हैं, या तो एब्सेंट होते हैं या फिर वीक होते हैं। अगर हम CSF देखें तो वही जो हमने देखा था, एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन,
मतलब प्रोटीन तो उसमें इंक्रीज हो गया है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है, जब डैमेज हो रहा है सेल्स का तो इन्फ्लेमेशन हो रही है, उस वजह से प्रोटीन बढ़ गया, लेकिन बाकी पूरा CSF नॉर्मल है। ठीक है, तो CSF में हमारा क्या होगा, एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन देखने को मिलता है। और मोटर में अगर हम बात करें, मोटर फंक्शंस जो होते हैं वो भी थोड़े से वीक हो जाते हैं। ठीक है, पैरों के मूवमेंट हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, स्लो मूवमेंट होगी, वीक मूवमेंट होगी। ठीक है, ये सारे मोटर मूवमेंट्स जो हैं वो भी कैसे हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। अगर हम पेशेंट में बात करें कि उनमें क्या क्या फीचर्स आएंगे, क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या क्या होगी पेशेंट में, तो वही सेम जो अभी तक हमने पढ़ा है, एटेक्सिया होगा, हाइपोरिफ्लेक्सिया या फिर एरिफ्लेक्सिया होगा। अगर हम मोटर की बात करें तो मूवमेंट क्या हो जाएगी, वीक मूवमेंट देखने को मिल सकती है, स्लो मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, और एटेक्सिया, अगर हम सेंसरी इन्वॉल्वमेंट की बात करें, सेंसरी फीचर्स की बात करें, तो इसमें नंबनेस देखने को मिल सकती है, पेरेस्थीजिया देखने को मिल सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन। पेरेस्थीजिया मतलब ऐसा लगता है जैसे पिन चुभ रही है पैरों में। ठीक है, तो नंबनेस हो सकती है, पेरेस्थीजिया हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है। अगर हम प्लांटर रिफ्लेक्स की बात करें, यानी कि जैसे ये पैर है, ठीक है, ऐसे, तो जब हम इस तरह मूव करते हैं टो की तरफ, तो या तो वो फ्लेक्स हो जाता है, ठीक है, या तो उसमें फ्लेक्शन देखने को मिलता है, या फिर एब्सेंट है, फ्लेक्शन और एब्सेंट। एबनॉर्मल नहीं जाएगा, फ्लेक्शन नॉर्मल है, या फिर प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होगा, एब्सेंट होगा। आप ऐसे मूव करेंगे, कुछ भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो ग्रेटर टो है उसका फ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होती है, ये हमारी क्लासिकल फाइंडिंग्स है पेशेंट में। अब देखिए, कभी कभी डायग्नोस करते हुए जो गुलियन-बैरी सिंड्रोम है उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस और क्या क्या बनते हैं, माइस्थीनिया ग्राविस। लेकिन माइस्थीनिया ग्राविस से GBS कैसे अलग है, माइस्थीनिया ग्राविस में एरिफ्लेक्सिया देखने को नहीं मिलता, रिफ्लेक्सेस उसमें प्रेजेंट है, नॉर्मल है, लेकिन GBS में एरिफ्लेक्सिया है। इसको हम पोलियोमाइलाइटिस से भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन पोलियोमाइलाइटिस और GBS कैसे अलग है, GBS में सिमेट्रिकल वीकनेस है, जिस पैर में है, राइट में जितना है उतना ही लेफ्ट पैर में भी वीकनेस है, लेकिन पोलियोमाइलाइटिस में एसिमेट्रिकल वीकनेस होती है। क्या पता राइट पैर में बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन लेफ्ट पैर में बहुत वीकनेस है, सेंसेशन ही नहीं है। ठीक है, और बॉटुलिज्म से भी हम इसको लिंक करते हैं। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम से ये होता है बॉटुलिज्म, ये भी इसमें क्या होता है, नर्व जो होती है वो डिजेनरेट करना स्टार्ट हो जाती हैं इस क्लॉस्ट्रीडियम के इन्फेक्शन से। क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम इसकी वजह से क्या होती है, जो होती है ये हमारे नर्व्स को अटैक करता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमारा बॉटुलिज्म है वो और GBS ये भी आपस में क्या है, अलग हैं। ये कैसे अलग हैं, क्योंकि जो हमारा बॉटुलिज्म है, जो GBS है उसमें हाइपोरिफ्लेक्सिया है, सिमेट्रिकल वीकनेस है और प्रोग्रेसिव है, असेंडिंग है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जो बॉटुलिज्म है उसमें भी वीकनेस है, उसमें भी रिफ्लेक्सेस जा रहे हैं, लेकिन वो डिसेंडिंग होती है, वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती है। लेकिन GBS में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है, और उसमें क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम ये भी डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं दोनों में, ये हमने देखा। अब अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो थेरेपी प्रिस्क्राइब करते हैं वो होता है IVIG, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन। हम बाहर से एंटीबॉडीज़ देते हैं। ठीक है, और ये हम कैसे दे सकते हैं, 0.4 ग्राम्स पर kg पर डे फॉर 5 डेज़। बाकी जैसे आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, अब जो जिनको कंसल्ट करते हैं वो ज़्यादा बेटर बताएंगे, बट ऐसे अगर हम देखें कि जनरली इसको यूज़ किया जाता है कि 0.4 ग्राम्स पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम देते हैं, 5 दिनों तक IVIG चलता है। ठीक है, बाहर से एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करते हैं, या फिर प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस का क्या मतलब है कि जो भी पेशेंट की बॉडी में ब्लड है उसमें जो ब्लड में प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है, जो वाटरी कंटेंट है, हम उसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, फ्रेश प्लाज्मा से। तो जितना भी एंटीबॉडी पेशेंट की प्लाज्मा में बना है वो सब बाहर निकल जाता है, और फ्रेश प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो प्लाज्मा फेरेसिस भी हम पेशेंट में कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, देखो ये एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है GBS के लिए, ना तो ये लॉन्ग टर्म चलता है, ना इसका ज़्यादा कुछ इफेक्ट आता है। ठीक है, और गाबापेंटीन वगैरह अगर न्यूरोजेनिक पेन है तो हम गाबापेंटीन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसका ट्रीटमेंट, बेसिकली ट्रीटमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होगा, IVIG और प्लाज्मा फेरेसिस, बाकी कुछ नहीं, ये दोनों इसके ट्रीटमेंट चलते हैं। ठीक है, और पेशेंट रिकवर भी कर जाता है। लेकिन अगर ओल्ड एज है या बहुत ज़्यादा डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है, बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रही है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो प्रोग्नोसिस क्या होता है, थोड़ा पुअर हो जाता है, पेशेंट रिकवर ठीक से नहीं कर पाएगा।
अब जैसा हमने एग्जामिनेशन में पढ़ा था, एक चीज़ और होती है और वो होती है NCT। NCT इज़ नर्व कंडक्शन टेस्ट। नर्व कंडक्शन टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि ये हाथ है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा फिंगर बन गई है, तो यहाँ पे ना 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, ये कनेक्ट होते हैं ऐसे मॉनिटर के साथ, और यहाँ पे हम एक प्रोब लगाते हैं। एक इलेक्ट्रोड के थ्रू सिग्नल जाता है दूसरे इलेक्ट्रोड में। अभी किस स्पीड से गया है ये हमें इस मॉनिटर में देखने को मिलता है। तो हम उससे देख सकते हैं कि जो नर्व है वो जल्दी कंडक्ट हुई है, या उसमें ब्लॉक हो गया है, कंडक्ट ही नहीं हुई है, या फिर स्लो कंडक्ट हुई है। तो इससे हम क्या करते हैं, नर्व कंडक्शन टेस्ट, हम इसकी स्पीड देख सकते हैं कि नॉर्मल स्पीड है, कम हो गई है, या कंडक्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये भी इसमें किया जाता है और ये काफ़ी स्पेसिफिक होता है। ठीक है, GBS के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है NCT। अगर हम देखें इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं, तो देखो कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले जिससे मॉर्टेलिटी रेट बढ़ता है वो है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा, रेस्पिरेटरी मसल की वीकनेस, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा पेशेंट में, डिस्निया, CO2 रिटेंशन, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज्ड। डिस्निया हो सकता है, CO2 रिटेंशन और वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगी अगर रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस हुई है तो। ठीक है, हमें हमेशा देखना है सैचुरेशन, O2 सैचुरेशन देखना है। पेशेंट को अगर इंट्यूबेट करना हो तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, जैसे ही रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस देखने को मिलती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल करने लगता है, तुरंत पेशेंट को क्या करना है, इंट्यूबेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं DVT। अब पेशेंट मूव नहीं कर पा रहा है तो उसको DVT हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जो भी हमारी मेजर वेन्स है उसमें क्लॉट जमा हो जाते हैं, क्योंकि मूव नहीं कर रहे हैं, लेग्स मूव नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्लॉट अगर डिपॉजिट हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, सप्लाई रुक जाएगी। ठीक है, तो इसको हमें प्रिवेंट करने के लिए, हमें DVT को प्रिवेंट करने के लिए DVT स्टॉकिंग्स आती हैं। ठीक है, वो सब हमें यूज़ करना है। DVT को हमें देखना है कि ये ना हो, इसको हमें प्रिवेंट करना है। और हम देख सकते हैं फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी कैसे, अब जब मसल मूव नहीं कर रही है तो मसल में क्या होगा, वीकनेस आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें ROM जो है वो पेशेंट और उसके बाईस्टैंडर्स को हमें सिखाना है, जो भी उसके रिलेटिव्स हैं उनको बोलना है कि ROM रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस पेशेंट करे। पेशेंट जैसे भी कर पा रहे, धीरे धीरे कर पा रहे वैसे करे, या फिर नहीं कर पा रहे तो आप थोड़ा सपोर्ट देके करवाएं। जैसे हाथों को ऐसे मूव करना है, ठीक है, हाथ को ऐसे मूव कर सकते हैं, जो लेग्स हैं उसको मूव करना है, थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे जैसे भी करना है वैसे हल्का हल्का मूवमेंट होना चाहिए, वरना DVT हो जाएगा, जो मसल्स हैं उसकी वेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, सिवियर वेस्टिंग हो जाएगी। तो हमें इन सब चीज़ों को भी प्रिवेंट करना है ट्रीटमेंट के साथ साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रीटमेंट दे दिया तो काम खत्म। पेशेंट अगर मूव नहीं कर पा रहा है तो इन चीज़ों को भी हमें प्रिवेंट करना है। और क्या है, प्रेशर सोर। प्रेशर सोर मतलब बेड सोर। तो पेशेंट को हर उसके जो रिलेटिव्स हैं हमें उनको बोलना है कि हर 2 घंटे में पेशेंट की पोजीशन चेंज करते रहो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट GBS। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड ये इतना डिटेल्ड में हमने समझाया है कि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कहीं से आपको कुछ भी देखने की पढ़ने की ज़रूरत है। इस लेक्चर को देखिए, एक बार देखिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, रिवाइज़ कीजिए, और ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, NORCET दे रहे हैं, NEET PG दे रहे हैं, ये आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच। हाँ, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इसमें जो हमने पढ़ा था कैम्पाइलोबैक्टर किस वजह से सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली, अगर आपको आता है कि कौन सा जो है पैथोजन है, तो कैम्पाइलोबैक्टर उसमें बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें देख सकते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ असेंडिंग वीकनेस, ठीक है, एक्यूट असेंडिंग वीकनेस, वो क्या है, GBS है। क्वेश्चन में आया है कई बार कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट असेंडिंग वीकनेस कौन है, GBS है। इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल वीकनेस देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हॉलमार्क साइन हमने बताया, असेंडिंग वीकनेस और सिमेट्रिकल वीकनेस, ये इसका हॉलमार्क साइन है। CSF फाइंडिंग्स जो भी हमने बताया कि प्रोटीन इंक्रीज्ड है, बाकी सब नॉर्मल है। ठीक है, एल्ब्यूमिनोजेनिक साइटोलॉजिक डिसोसिएशन, एल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिक डिसोसिएशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है GBS में। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से फोकस कीजिए। मिलर फिशर सिंड्रोम, उसके जो हमारा ट्रायड है वो अच्छे से याद कीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट GBS। थैंक यू सो मच।